हे गाइस, वेलकम टू केम गैलेक्सी। तो आज हम लोग अपने एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड के लेक्चर्स को वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऑलराइट, उसमें आज हम लोग SN1 डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग SN2 डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ये दोनों बेसिकली मैकेनिज्म होती हैं जिसके थ्रू आपका एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। मेनली SNI भी होता है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे लेकिन आगे वाले वीडियोज में। ऑलराइट, तो ये आप लोग के लिए 12th वालों के लिए और जेई मेंस BSc सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का क्या रहेगा टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, SN1। ऑलराइट, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, ठीक है। क्या है SN1 रिएक्शन? तो SN1 का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखें। तो SN1 का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, सब्स्टिट्यूशन, ठीक, ये होता है SN1 का फुल फॉर्म, जहां पे 1 का मतलब हो गया आपका यूनिमॉलिक्यूलर, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। ऑलराइट, तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं उसको हम लोग कहते हैं SN1 रिएक्शन। ऑलराइट, तो इसको नोट कर लो, मैं रब कर देता, ठीक। अच्छा, अब इसमें होता क्या और इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं, अब इसको एक एक करके देखते हैं। ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले तो कि ये मैकेनिज्म या फिर ये रिएक्शन बेसिकली SN1 SN2 क्या है, ये मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ये चीज एक्सप्लेन कर पाए कि कोई भी एल्किल हैलाइड या फिर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो SN1 बेसिकली एक मैकेनिज्म है, तो ये होती कैसे है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ले लूं, यहां मिथाइल लगा है, मिथाइल मिथाइल एंड क्लोराइड। ऑलराइट, ठीक है, इसकी मैं रिएक्शन करा रहा OH माइनस के साथ, ठीक है। क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये, और यहां पे OH, ठीक, Cl की जगह OH लग गया। तो क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये रिएक्शन जब होगी तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा, Cl माइनस टूटेगा, ये बॉन्ड 100% ऐसे टूटेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोग को, Cl माइनस, राइट, Cl माइनस मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो Cl माइनस क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, राइट। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज जिनका ऑक्टेट पूरा हो और उसके बाद उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर ऐसी स्पीशीज जिनका ऑक्टेट पूरा और साथ में नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट पूरा है और एक्स्ट्रा इसके पास लोन पेयर्स भी तो होते हैं, राइट, इसके पास लोन पेयर्स भी होते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, न्यूक्लियोफाइल हो गया। सिमिलरली OH माइनस भी तुम्हारा एक न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल निकला Cl माइनस, दूसरा न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ठीक, और आपको ये मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या किया, ये OH जो न्यूक्लियोफाइल है इसने Cl वाले जो न्यूक्लियोफाइल है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया और खुद वहां जाके लग गया, ठीक है। तो ये तो बेसिकली होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब देखते हैं कि SN1 मैकेनिज्म से इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म से इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, तो बेसिकली SN1 मैकेनिज्म जो होती है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, जिसमें पहला स्टेप होता है हेटेरोलिटिक फिजन और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल तुम्हारे इंटरमीडिएट को अटैक करता है, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाएगा तुम्हारा स्टेप 1, अगर मैं लिखूं, ठीक है। स्टेप 1 क्या होगा कि जैसे वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो मिथाइल मिथाइल, यहां मिथाइल और क्लोराइड, ठीक। सबसे पहले क्या होगा, हेटेरोलिटिक फिजन होगा। हेटेरोलिटिक फिजन में क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या बनेगा तुम्हारा बनेगा C, ये Me, ये Me, ये Me प्लस, ठीक, प्लस Cl माइनस, ठीक। ये होगा तुम्हारा पहला स्टेप। अच्छा, ये स्टेप होता है स्लो। ये स्टेप स्लो क्यों है, क्योंकि इसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, ये काफी एंडोथर्मिक
रिएक्शन होगी, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसीजर होगा, ठीक। और दूसरी चीज ये आपका स्टेप होता है स्लो, ठीक है, ये स्टेप स्लो होता है, तो इसका मतलब ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आपकी पूरी मैकेनिज्म का ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे? क्योंकि ये स्लो है, तो बेसिकली आपका कोई भी मॉलिक्यूल अगर SN1 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, तो वो आपका मॉलिक्यूल जितनी जल्दी ये स्टेप कंप्लीट कर लेगा, उतनी जल्दी वो SN1 रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे पाएगा, है ना, क्योंकि ये स्टेप स्लो है आपका, ये जितनी जल्दी जो दे देगा उसकी रेट उतनी ज्यादा होगी, इसीलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 क्या होगा आपका? स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में आपका ये क्या बना? ये कार्बोकैटायन बना, है ना, ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, ये कार्बोकैटायन बना, तो इस कार्बोकैटायन पे आपका न्यूक्लियोफाइल, जो भी न्यूक्लियोफाइल आपका है, ठीक है, इन जनरल NU माइनस से भी डिनोट करते हैं, मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल दिया OH माइनस का, तो वही ले लेते हैं कि आपका OH माइनस जो है वो इस पे अटैक करेगा, ठीक, OH माइनस इस पे ऐसे करके अटैक करेगा, ठीक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हो गई ना, कार्बन पे प्लस चार्ज, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, OH माइनस ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा ये, ठीक, ये आपका प्रोडक्ट होगा फाइनली, ठीक है। तो इस तरीके से SN1 मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले स्टेप 1, उसमें क्या होगा? आपका कार्बोकैटायन बनेगा ये, ठीक है, हेट्रोलिटिक फिजन होगा, ये आपका स्लो स्टेप होता है, और ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। ये आपका कार्बोकैटायन बना जो कि होता है इंटरमीडिएट, ठीक। दूसरे स्टेप में इस इंटरमीडिएट पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये तो होती है SN1 मैकेनिज्म, इतना नोट कर लो, इसके आगे और चीजें बताता हूं, ठीक है। ये हो गई आपकी SN1 मैकेनिज्म, ठीक, चलो नोट हो गया। अब इसका देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी आप ये चीज बता सकते हो कौन सा स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग होगा, कौन सा स्टेप आपका नॉर्मल स्टेप होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज जो बताना भूलिए, जो स्टेप 2 है, जिसमें जो आपका स्टेप 2 था, जिसमें आपका कार्बोकैटायन बना हुआ था, राइट, और OH माइनस अटैक कर रहा था, ठीक है, ये जो स्टेप होता है ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है, बहुत फास्ट होता है और हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक, ये जरूर नोट कर लेना। दूसरा स्टेप जो है वो आपका फास्ट स्टेप होता है और हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक। अभी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे, उसमें पता चल जाएगा आपको, ऑलराइट। चलो, तो अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। तो इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से आता है, ये आपका होगा, ठीक है, यहां पे आपकी होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, इस एक्सिस पे, यहां पे आपकी होगी रिएक्शन, ठीक, इस एक्सिस पे आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब ये आता कैसे है? देखो, 2 स्टेप मैकेनिज्म है तो 2 लोब्स आएंगे, ठीक है। कैसे होगा? ये पहला, ये दूसरा और ये, ठीक है, कुछ इस तरीके का आएगा। अच्छा, ये ठीक, ठीक, यहां पे आपका क्या था? यहां पे आपका एल्किल हैलाइड था, राइट, प्लस न्यूक्लियोफाइल, ठीक, ये है, ठीक। ये सबसे पहला गया, यहां पे आपकी, इसको ऐसे दिखा सकते हो, ब्लैक से करता हूं, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, राइट। फिर आपका यहां पे इंटरमीडिएट बनेगा और ये दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एक एक करके बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले एल्किल हैलाइड क्या करेगा? इसको हटा दो, ठीक। एल्किल हैलाइड सबसे पहले क्या करेगा? ये अपनी पूरी एक्टिवेशन एनर्जी लेगा, यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी आपकी, ट्रांजिशन स्टेट 1, जिसको अगर आप, अभी मैं यहां पर दिखा देता हूं कैसे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो सबसे पहले क्या होगा? यहां पे आपका आएगा इस जगह पे क्या आएगा? R प्लस X माइनस, राइट, ये आएगा इस जगह पे, ठीक है, जहां पे मैंने एरो बनाया, ये यहां पे आपका आएगा R प्लस X माइनस। R प्लस क्या है? आपका इंटरमीडिएट है, ठीक है। वो फिर फर्दर आगे रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ, यहां पर रहेगा न्यूक्लियोफाइल। तो
आपका न्यूक्लियोफाइल के साथ R प्लस रिएक्ट करेगा, एक और ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, ये आपकी दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ठीक। तो दूसरी ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, उसके बाद फाइनली आपको यहां पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस, ठीक। न्यूक्लियोफाइल ने X को रिप्लेस कर दिया, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हुआ। तो अब एक चीज देखो, इससे क्या क्या चीजें पता चल रही हैं। पहली चीज आप देखो, जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? हेट्रोलिटिक फिजन। RX जो है वो R प्लस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। RX जो है कार्बोकेटाइन बनाता है, हेट्रोलिटिक फिजन होता है। उसकी आप देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी होने का मतलब कि हमको इतनी एनर्जी सिस्टम में देनी पड़ेगी। RX और न्यूक्लियोफाइल आपके पास है, उसमें हमको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये R प्लस और X माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हाईली एंडोथर्मिक स्टेप हो गया आपका, हाईली एंडोथर्मिक स्टेप हो गया और स्लो स्टेप हो गया, ठीक। तो बेसिकली ये स्लो स्टेप हो गया, ठीक। तो ये जितना छोटा होगा, ठीक, ये वाला जो गैप है, एनर्जी का गैप है, ठीक है, ये जितना कम होगा उतनी जल्दी वाला स्टेप हो जाएगा, राइट। उतनी जल्दी जितना ये गैप कम होगा एक्टिवेशन एनर्जी का, उतनी जल्दी एल्किल हैलाइड आपके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो पहला स्टेप था वो क्या हो गया? आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, ठीक। दूसरे में क्या है? दूसरे में आप देखो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत थोड़ी सी है, इसलिए ये स्टेप होता है फास्ट स्टेप, है ना। दूसरा स्टेप में क्या बताया था? R प्लस पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, राइट। वो स्टेप होता है फास्ट, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है बहुत कम, इसलिए, ठीक। तो ये दूसरा आपका जल्दी से हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन होके आपका फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, फाइनल प्रोडक्ट में एनर्जी का लॉस कितना ज्यादा हुआ, ठीक। यहां से लेकर यहां तक लॉस हुआ आपकी एनर्जी का। तो इसका मतलब ये वाला स्टेप आपका क्या हो गया? हाईली एक्सोथर्मिक स्टेप हो गया, राइट। और अगर आप फाइनल देखो, फाइनल अगर RX, ठीक है, अगर आप RX और इसके बीच का एनर्जी गैप देखो, जिसको डेल्टा H से डिनोट करते हैं, ठीक है, इंथैल्पी चेंज से, तो वो भी कम है, राइट। आपका जो RNU बना, जो आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, बेसिकली जो प्रोडक्ट बना, उसकी एनर्जी आपके जो रिएक्टेंट थी उससे कम है, राइट। तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है आपके स्टार्टिंग रिएक्टेंट की तुलना में, राइट। तो ये हो गई सारी बातें आपकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN1 रिएक्शन में। क्या सबसे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें आपका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है क्योंकि वो स्लो स्टेप है, राइट। दूसरे में फास्ट स्टेप है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, फटाक से अटैक करके आपका प्रोडक्ट देता है। प्रोडक्ट की एनर्जी आपके रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, इसलिए प्रोडक्ट जो है ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट, ठीक। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट कौन कौन सी बनती है? ट्रांजिशन स्टेट जो फर्स्ट है वो कुछ इस तरीके की बनेगी। क्या बनेगी? आपकी बनेगी ये RX, ठीक, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, ठीक। जो दूसरी ट्रांजिशन स्टेट होगी आपकी, जो दूसरी ट्रांजिशन स्टेट होगी वो कैसी बनेगी? वो आपकी बनेगी बेसिकली R और न्यूक्लियोफाइल क्योंकि अटैक करेगा उस पर, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये आपकी दूसरी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा होता है? ट्रांजिशन स्टेट में एक बॉन्ड बन रहा होता है, दूसरा बॉन्ड टूट रहा होता है, या फिर पार्शियल बॉन्डिंग हो रही होती है, ठीक है। जैसे इसमें देखो, इसमें एक बॉन्ड बन रहा है, सॉरी, इसमें एक बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, जो टूटते हुए कोई दिखाया डॉटेड उससे, इसमें बॉन्ड बन रहा है तो उसको डॉटेड से दिखाया, राइट। तो ये होती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। जो पूरी एक स्पीशी आ जाती है, कोई आयनिक स्पीशी, जैसे R प्लस आया आपका, वो आपका इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में। चलो इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे देखते हैं। इतना नोट कर लिया, इसके आगे आती, चलो ठीक है, इसके आगे बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, ठीक। अब आती है बात स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। इतना समझ में आ गया? आई होप आप लोग को समझ में आया हो। जो ना समझ में आए, एक बार आप लोग वीडियो फिर से देखिएगा, तब भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आप लोग का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब बात आती है स्टीरियोकेमिस्ट्री की, ठीक। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात है, स्टीरियोकेमिस्ट्री कब लेंगे? जब अगर हम लोग का जो सबस्ट्रेट है या फिर हम लोग का जो रिएक्टेंट है वो कायरल हो,
ठीक है, उस केस में क्या होगा? तो देखो एक चीज है, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आपको समझनी है तो उसके लिए आप पहला स्टेप देखो। पहले स्टेप में मैंने क्या बताया था, आपका जो ये है ये आपका टूटता है R प्लस प्लस एक्स माइनस में, ठीक है, R प्लस प्लस एक्स माइनस में ये टूटता है। ठीक, जो ये है आपका कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन होता है प्लेनर, ठीक है, कार्बोकैटायन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो आपका कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, वो इस प्लेन में रहेगा उसके सारे, जैसे जैसे मान लो, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल दिया था प्लस, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया था ना आपको, तो ये जो है ये पूरा इसी प्लेन में होगा, ये मिथाइल वाले ग्रुप्स भी और ये कार्बन भी, ये पूरा इसी प्लेन में, ब्लैक बोर्ड के जो व्हाइट बोर्ड है इसी के प्लेन में होंगे, ठीक है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो अब बात क्या आती है यहाँ पे, बात बेसिकली ये आती है कि क्योंकि ये आपका प्लेनर है, तो प्लेनर होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। देखो इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि आपका कार्बोकैटायन ये है, ठीक, आपका कार्बोकैटायन ये है, ठीक, प्लेन में, ठीक, तो अब जो न्यूक्लियोफाइल आया वो न्यूक्लियोफाइल ऐसे भी अटैक कर सकता है आके, ठीक, वो न्यूक्लियोफाइल ऐसे भी अटैक कर सकता है आके, राइट। अगर प्लेनर ना होता, मान लो कुछ इस तरीके का होता, ठीक है, तो अब देखो क्योंकि ये ग्रुप्स यहां पे लगे हुए हैं तो इस न्यूक्लियोफाइल को यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगती, ठीक है, यहां पे उसको रिपल्शन मिलता, स्टेरिक हिंड्रेंस मिलता, तो इस तरफ से वो अटैक ना कर पाता। अटैक किधर से करता? एक तरफ से, इस तरफ से, जहां उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिल रही है, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा केस नहीं है, यहां पे क्या है, आपका कार्बोकैटायन प्लेनर है, प्लेनर होने की वजह से ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो होता क्या है, जिसकी वजह से हम लोग को रेसिमाइजेशन मिलता है। रेसिमाइजेशन होने का मतलब है कि आपको बराबर मात्रा में डेक्स्ट्रो लीवो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, डेक्स्ट्रो या लीवो बराबर मात्रा में मिलेंगे, ठीक, इतनी बात समझ में आई। जब इसके आगे आप फाइनली जब इसको न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्लस माइनस R न्यूक्लियोफाइल, ठीक, ये प्लस माइनस क्या है, ये प्लस माइनस आपका डेक्स्ट्रो लीवो वाला है, ठीक है, ये प्लस माइनस आपका डेक्स्ट्रो लीवो वाला है, ठीक। क्या होता है माइनस का मतलब, आपकी प्लेन पोलराइज लाइट अगर लेफ्ट साइड घूम रही है, अगर आपकी ये प्लेन पोलराइज लाइट है ना, ये आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है, तो अगर ये ऐसे घूम रही हैं इधर, राइट, लेफ्ट साइड घूमी, लेफ्ट साइड कर लो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज कर लो इसको, ठीक है, तो ये आपका लीवो हो जाता है, लीवो रोटेटरी हो जाता है। अगर सिमिलरली आपका जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो ऐसे घूमे, ठीक, तो इसको बेसिकली माइनस से डिनोट किया जाता है। ये आपका राइट साइड घूमा या क्लॉकवाइज घूमा, इसको प्लस से डिनोट करते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स आपके होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक। तो जब आप ऐसे रिएक्ट कराओगे, जब SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होता है तो आपको रेसिमाइजेशन मिलता है, मतलब दोनों मिलेंगे, लीवो और डेक्स्ट्रो दोनों बराबर मात्रा में मिलते हैं। बट एक चीज और होती है, ठीक है, SN1 में 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। 100% होने का मतलब कि जैसे इसका 80%, ठीक है, आपको रेसिमिक मिक्सचर दे देगा, ठीक, 20% आपको इन्वर्जन देगा, ठीक, कैसे बताता हूं, ठीक है। इन्वर्जन होने का मतलब कि अगर आपका ये एल्किल हैलाइड प्लस था, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, तो जो आपका RNU बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, यानी कि लीवो रोटेटरी बन जाएगा। इसको कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस, इन्वर्जन। क्या, एल्किल हैलाइड अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो लीवो रोटेटरी हो जाएगा, ठीक, इसको कहते हैं इन्वर्जन, ठीक। अच्छा, तो इतनी बात समझ में आई कि सबसे पहले तो रेसिमाइजेशन क्यों होता है। रेसिमाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि कार्बोकैटायन प्लेनर है, प्लेनर होने की वजह से क्या होगा, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, तो इसीलिए आपको रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है। बट अगर आइडियली बात करें तो मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि
80% हम लोग को रेसमाइजेशन अगर मिला कि 80% इसका आपने जितना भी एल्किल हैलाइड लिया है उसका 80% आपको रेसमाइजेशन दे देगा, लेकिन जो 20% है वो आपको इन्वर्जन देगा। वो क्यों देगा वो अब बताता हूं मैं आपको, ठीक है। वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड भी करता है। चलो ठीक है, इतना समझ में आया? ओके। तो अब देखो होता क्या है, बेसिकली मैंने आप लोगों को जो बताया असल में क्या होता है कि आपका जो एल्किल हैलाइड है, ठीक, ये सबसे पहले टूटेगा। आपको बताया फर्स्ट स्टेप में क्या होता है SN1 में कि ये हेटेरोलिटिकली टूट जाता है और कार्बोकैटायन बनता है और आपका एक एनायन बनता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता। अगर आपको सही में देखना कैसे हो रहा होता है तो ये ऐसे होता है कि R+ हो जाता है, ठीक है, और X- इसके करीब रहता है, ठीक। अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ होता है, ठीक है। X- इसके करीब में होता है, बॉन्ड इलोंगेट हो रहे होते हैं, ठीक है, बॉन्ड इलोंगेट हो रहे होते हैं, ठीक, लेकिन 100% नहीं निकल जाता, पास में होता है। इसको कहते हैं आयन पेयर, इसको कहते हैं आयन पेयर, ठीक है। इसके बाद ये फाइनली जाके आपका R+ और X- अलग बनता है, ठीक है। ये बना आपका फ्री कार्बोकैटायन, फ्री कार्बोकैटायन। अब देखो यहां होता क्या है, अब हो क्या रहा है आपको अगर मैं ऐसे दिखाऊं इसको, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इतना देख लो, उसके बाद मैं आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के या फिर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल बना के तब समझाता, ठीक। इतना समझ में आ गया? चलो देखो, आपका जो आयन पेयर है, ठीक है, आयन पेयर में जैसे ये आपका कार्बन है, ठीक, ये आपके उसके ऑर्बिटल है और यहां पे आपका X- अट्रैक्शन के थ्रू लगा हुआ होता है। ये आपका होता है आयन पेयर। ये क्या हो गया आपका आयन पेयर, ठीक। ऑन द सेकेंड हैंड जो आपका फ्री कार्बोकैटायन है, फ्री कार्बोकैटायन कैसा दिखेगा? फ्री कार्बोकैटायन ऐसा दिखेगा, ठीक, यहां प्लस, ठीक है, यहां पे प्लस चार्ज, ठीक। ये आपका है क्या? फ्री कार्बोकैटायन, फ्री कार्बोकैटायन। ये आपका फ्री कार्बोकैटायन है, ठीक। ये आपका आयन पेयर है, ठीक। अब हुआ क्या, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अब देखो फ्री कार्बोकैटायन में क्या है, फ्री कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल इस लोब पे भी अटैक कर सकता है, इस लोब पे भी अटैक कर सकता है। बेसिकली जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, ठीक, वो यहां भी अटैक कर सकता है या फिर वो यहां भी अटैक कर सकता है। तो आपको रेसमाइजेशन मिल जाएगा, ठीक, या तो डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट मिलेगा या तो लीवो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। दोनों मिलेंगे बराबर बराबर मात्रा में, क्योंकि दोनों लोब्स पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। दोनों लोब्स पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी सेम है, 50-50% है कि यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम यहां देखें, यहां पे न्यूक्लियोफाइल इस लोब पे अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहां पे न्यूक्लियोफाइल आपका जो है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो इस लोब पे अटैक नहीं कर पाएगा, इस लोब पे अटैक करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर X- प्रेजेंट है। X- प्रेजेंट होने की वजह से क्या हुआ, इस न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज, X पे भी नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर्स, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, इनको मिलेगा बहुत ज्यादा रिपल्शन, जिसकी वजह से वो यहां अटैक नहीं कर पाएगा, इसके पीछे से अटैक करेगा, ठीक। आपका RX ऐसे था ना, या फिर RX क्या कार्बन ही दिखा दो, है ना। आपका जो कार्बन है और X है, ये ऐसे ही तो है, वैसे ही दिखाया है, राइट। यही तो, इधर इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल ऐसे ही ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक। अब क्योंकि यहां पे X अभी प्रेजेंट है आयन पेयर के फॉर्म में, अभी इंटरेक्शन की वजह से अभी ये मौजूद है, यहां पे फ्री नहीं हुआ है, ठीक। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इधर, ठीक। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पीछे से, समझ रहे हो। ये आपका X सामने लगा था, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा क्योंकि X- अभी यहां पर प्रेजेंट है, आयन पेयर है क्योंकि, राइट। तो इसको मिलेगा रिपल्शन, यहां पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो पीछे से अटैक कर रहा है। तो पीछे से अटैक करने का क्या मतलब हुआ, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, इन्वर्जन मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकली जो हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिकली जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो इस पे भी अटैक करता है
और वो इस पे भी अटैक करता है, ठीक है। ज्यादातर टाइम इस पे अटैक करता है, इस पे कम देर के लिए क्योंकि ये होता है तो इसमें कम देर के लिए अटैक कर पाता है, इसीलिए हम लोग को इन्वर्जन देखने को मिलता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। आपको बताया था ये 80% तो रेसिमाइजेशन हो जाएगा, 20% आपको इन्वर्जन मिलेगा, जिसको और भी कम किया जा सकता है वो अभी मैं बताता हूं, ठीक है। ये समझ में आया कि इन्वर्जन क्यों मिलता है। इन्वर्जन मिलता है क्योंकि आयन पेयर में एग्जिस्ट कर रहा होता है, आयन पेयर में एग्जिस्ट करने के टाइम पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे तो वो पीछे से ही अटैक कर पाएगा। पीछे से अटैक करने का मतलब इन्वर्ट कर देगा कन्फिग्रेशन। अगर कार्बोकैटायन बन चुका है उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो आपको 100% रेसिमाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। इतना समझ में आया। चलो अब एक आध पॉइंट और बता देता हूं इस पे। एक आध पॉइंट बेसिकली ये है कि आपका कितना इन्वर्जन मिले, कितना रेसिमाइजेशन मिले, ये डिपेंड करता है आपके न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिव है काफी ज्यादा, ठीक है, रिएक्टिव होने का मतलब फास्ट अटैकिंग, ठीक है, बहुत जल्दी अटैक कर देता है, फास्ट अटैकिंग, ठीक, फास्ट अटैकिंग करता है तो क्या करेगा, तो आपको इन्वर्जन अलग से भी दिखेगा ज्यादा और रेसिमाइजेशन भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी अटैक, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत जल्दी अटैक करता है। तो आपका जो ये था, ठीक, CX था, राइट, इसको टूट के फ्री कार्बोकैटायन बनने के लिए उतना टाइम नहीं दे पाएगा, ठीक है, उतना टाइम नहीं मिलेगा। बेसिकली इसको टूट के ये बनने में पूरा, ठीक है, ये बनने में इसको उतना टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज ये स्लो स्टेप था, आपको ये बात पता है, स्लो स्टेप था, ठीक। दूसरी चीज न्यूक्लियोफाइल आपका रिएक्टिव है बहुत ज्यादा, ठीक। तो जैसे ये बीच में आपका आयनिक पेयर में होगा, जैसे ही आपके बीच में आयनिक पेयर में होगा उसी टाइम ये अटैक करना शुरू कर देगा। तो आयनिक पेयर में अटैक करने पे क्या मिलता था हम लोग को, इन्वर्जन मिलता था, ठीक। और बाकी जितना कार्बोकैटायन बन जाएगा फिर न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा, तो आपका इन्वर्जन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी अगर आपका न्यूक्लियोफाइल काफी ज्यादा रिएक्टिव है। ऑन द अदर हैंड अगर आपका न्यूक्लियोफाइल लेस रिएक्टिव है, ठीक है, लेस रिएक्टिव है यानी कि स्लो अटैक, ठीक। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल लेस रिएक्टिव है और स्लो अटैक है, ठीक है, इसका मतलब स्लो अटैक मतलब धीरे अटैक कर रहा है, तो आपका जो CX है, ये जो आपका CX है, इसके पास इनफ टाइम होता है फ्री कार्बोकैटायन बनने में। तो जब फ्री कार्बोकैटायन बन गया उसके बाद आपको रेसिमाइजेशन मिलेगा, उसके बाद आपको इन्वर्जन नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, तो जो आपकी इन्वर्जन की जो क्वांटिटी होती है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे वहां बताया था 20% इन्वर्जन हो रहा है, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल काफी कम रिएक्टिव है, ठीक है, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल काफी कम रिएक्टिव है तो इसकी क्वांटिटी और कम होके कहो 5 से 7% ही बचे, ठीक। तो बेसिकली कितना इन्वर्जन मिलेगा, कितना रेसिमाइजेशन मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपके न्यूक्लियोफाइल की पावर पे। आपका न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो इन्वर्जन ज्यादा मिलेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल लेस रिएक्टिव है ना, स्लो अटैक करता है, आपको इन्वर्जन कम मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई पूरी आपकी SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, ठीक। इतना हो गया। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। चलो इसके बाद आपका आएगा, स्टीरियो हो गया आपका, स्टीरियो के बाद आएगा एविडेंस। चलो अच्छा, अब बात करते हैं एविडेंस की, ठीक है, कि हमको ये कैसे पता है। हमने SN1 तो बता दिया, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। अच्छा, इसमें एक मेन चीज तो बताना रह गया मेरा से, सॉरी। यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप आपका ये, राइट, दूसरा स्टेप ये, राइट, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये आपका फास्ट स्टेप है। इसका रिएक्शन से मतलब ये रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। जो भी रिएक्शन की रेट पे इफेक्ट डालेगा वो सिर्फ ये स्टेप डालेगा। रिएक्शन की रेट पे जो भी इफेक्ट आएगा वो सिर्फ इस स्टेप की वजह से होगा, इस स्टेप की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल की पावर से ये
मतलब SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की पावर पे डिपेंड नहीं करता कि SN न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तभी SN1 देगा या न्यूक्लियोफाइल वीक है तभी SN1 मिलेगा। नहीं, न्यूक्लियोफाइल कैसा भी हो आपका SN1 मैकेनिज्म हो सकती है। ठीक है, ये चीज SN1 न्यूक्लियोफाइल की पावर पे डिपेंड नहीं करता कि होगा SN1 कि नहीं होगा, वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में का हिस्सा नहीं है। जो आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो दूसरे स्टेप में होता है। ठीक है, पहले स्टेप में नहीं हो रहा होता है, तो दूसरे स्टेप में क्योंकि कार्बोकैटायन बन जाता है, ये बहुत फास्ट स्टेप होता है, तो इसीलिए ये रिएक्शन की रेट पे इफेक्ट नहीं डालता। न्यूक्लियोफाइल की पावर रिएक्शन की रेट पे इफेक्ट नहीं डालती इन केस ऑफ SN1। SN1 पे सिर्फ जिसका प्रभाव आता है वो आता है आपके CX के क्लीवेज पे का। ठीक है, कितनी जल्दी क्लीवेज हो रहा है या कितने धीरे क्लीवेज हो रहा है, सिर्फ ये चीज डिटरमाइन करेगा आपकी रिएक्शन की रेट पे। और थोड़ी बहुत चीजें हैं जैसे सॉल्वेंट क्या होता है, लीविंग ग्रुप, उस पर डिपेंड करेगा, वो मैं आगे अभी आप लोग को बताऊंगा। लेकिन वो सारी चीजें भी इसी स्टेप से रिलेटेड ही होंगी। जो जो चीजें मैं आगे बताऊंगा जिसपे SN1 आपका इफेक्ट डालता है, यानी कि आपका SN1 जिन जिन चीजों पे डिपेंडेंट है, वो सारी चीजें इन्हीं स्टेप से रिलेटेड है। इस स्टेप से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो मैं बता क्या रहा था एविडेंस के बारे में। तो मैंने आप लोग को यह बताया था कि पहले स्टेप में SN1 में क्या होता है, आपका कार्बोकैटायन बनता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करके आपको प्रोडक्ट दे देता है। लेकिन ये कैसे पता? आपके पास टेस्ट ट्यूब में है एल्किल हैलाइड, आपने उसमें न्यूक्लियोफाइल डाला या NaOH डाला, जो भी डाला, आपका रिएक्शन हो गई। ठीक है, आपको दिखा तो नहीं उसमें कार्बोकैटायन बनते हुए। ठीक, तो ये हम कैसे मान लें कि ये मैकेनिज्म ही 100% सही है? उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हम लोग को मैकेनिज्म के एविडेंसेस ढूंढने पड़ते हैं। तो इसके दो एविडेंसेस हैं। ठीक, इसके दो एविडेंसेस हैं। सबसे पहला एविडेंस है, जैसे आप लोग को पता है कि इसमें बन रहा है कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन बन रहा है, तो कार्बोकैटायन बनने को हम लोग प्रूफ किस तरह कर सकते हैं कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू ही ये मैकेनिज्म जा रही है? रीअरेंजमेंट देख के। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये ले लूं, Cl, ठीक, और इसकी मैं रिएक्शन करा रहा OH माइनस से। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो अभी जैसे मैंने आप लोग को प्रीवियस एग्जांपल में बताया, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, Cl की जगह OH लग जाना चाहिए। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या मिलता है, क्या मिलना चाहिए? ये। ठीक, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है ये। क्या है? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। लेकिन ये ऐसा मिलता नहीं है। ठीक है, ये मिलता है लेकिन माइनर क्वांटिटी में मिलता है। असल में क्या मिलता है, ये इतना नोट करा। ठीक, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये है, ये मिलना चाहिए। असल में जो मेजर क्वांटिटी में मिलता है वो आपका मिलता है ये। क्या मिलेगा? CH3 CH3 CH2 CH3, यहां पे OH। आपका मेजर जो क्वांटिटी मिलती है वो इस प्रोडक्ट की मिलती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट कैसे बना? ये चीज सिर्फ कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के, कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट हो तभी एक्सप्लेन की जा सकती है। ठीक, कैसे? देखो। ठीक, ये समझ में आया? ये हम लोग का मेजर मिलता है, जबकि मिलना वो वाला चाहिए, एक्सपेक्टेड वाला चाहिए, लेकिन ये मेजर मिलता है। इस चीज को हम लोग तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब SN1 कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू जा रहा हो। कैसे? देखो, इतना नोट हो गया। चलो, आपका जो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट क्या था? नियोपेंटाइल क्लोराइड, है ना? ये एमी मतलब मिथाइल। ठीक है, यहां मैं CH3 लिख देता हूं, नहीं तो क्योंकि यहां से रीअरेंजमेंट दिखाना रहेगा मुझे। CH2Cl। पहला स्टेप क्या है SN1 रिएक्शन का? कार्बोकैटायन बनना, राइट? तो कार्बोकैटायन बना लेते हैं। मिथाइल CH3 CH2 प्लस, ये बनेगा। Cl यहां से निकलेगा, राइट? ऐसे बॉन्ड टूटा तो Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो तुम्हारा ये बन जाएगा। ठीक, ये कैसा कार्बोकैटायन है? ये
ये वाला जो कार्बन है इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो यानी कि ये कैसा कार्बोकेटाइन बना, ये बना प्राइमरी, ये बना प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर आप लोग को पता हो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसी होती है, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है, ऐसी होती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। और कार्बोकेटाइन में क्या होता है कि ये तो बना प्राइमरी यानी कि कम स्टेबल है, अच्छा, लेकिन अगर कुछ रीअरेंजमेंट होके कुछ ग्रुप्स का इधर उधर करके ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल वाला कार्बोकेटाइन अगर बन सकता होता है तो वो बन जाता है, ठीक है। कार्बोकेटाइन में इसी चीज को कहा जाता है रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट कई तरीके का होता है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होता है, 1 to मिथाइल शिफ्ट होता है, 1 to इथाइल शिफ्ट होता है, कई तरीके के होते हैं। तो इसमें देखो क्या होगा, ये आपका प्राइमरी है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। यहां पे होगा 1 to मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, यहां पे होगा आपका 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। उसमें क्या होता है, देखो आपका ये कार्बोकेटाइन है, ठीक, यहां पे ये मिथाइल ग्रुप है, अगर ये ऐसे टूटे, फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए क्या यही होता भी है, ये बॉन्ड ऐसे टूटे मान लो, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे टूटे, तो इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये मैं आप लोग को 2 स्टेप में करके दिखा रहा, शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट वाला ये एक ही स्टेप में होता है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। अगर ये माइनस यहां आके जुड़ जाए, यानी कि ये जो तुम्हारा मिथाइल एनायन बना ये तुम्हारा इस पे अटैक कर दे, इस पे अटैक कर दे, ठीक, यहां से टूटा, ये CH3 माइनस इधर आके जुड़ गया, तुम्हारा क्या मिला, मिथाइल कार्बन, ये मिथाइल CH2 CH3, ठीक, और यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कौन सा कार्बोकेटाइन है ये, अब देखो एक कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से जुड़ा है, ये तीसरे कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से, ये वाला कार्बन बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है, यानी टर्शरी कार्बन हो गया, यानी कि ये क्या बना, टर्शरी कार्बोकेटाइन बना, सबसे ज्यादा स्टेबल। अभी मैंने स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर बताया, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन में बन गया। किस तरीके से, 1 to मिथाइल शिफ्ट से। 1 to मिथाइल शिफ्ट कैसे, देखो आपका मिथाइल शिफ्ट हुआ, इतना समझ में आया, ये मिथाइल ग्रुप था, ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया, इतना समझ में आया, यहां था यहां लग गया, ठीक। 1 to क्या, देखो ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, इसको अगर 1 माने और इसके बगल वाले में चला गया 2, तो 1 2, समझे, 1 2 कौन सा शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, ठीक। तो 1 to मिथाइल शिफ्ट से अब आपका कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस पे OH माइनस अटैक करेगा, इस पे OH माइनस अटैक करेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, इसीलिए OH माइनस ज्यादातर इस पे अटैक करेगा रादर देन इसके, ठीक, क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये जैसे जैसे बनता जाएगा वो रीअरेंज होके, बेसिकली अगर इसको मैं दिखाऊं, ये ऐसे रहेगा, ठीक, बैकवर्ड बहुत कम, फॉरवर्ड बहुत ज्यादा, ठीक। तो ये ज्यादातर क्वांटिटी में बना होगा, तो इस पे OH माइनस ज्यादातर अटैक करेगा, और आपका ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि आपका, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि मेजर प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये हम लोग को प्रैक्टिकली देखने को मिला कि जब हम लोग नियोपेंटाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को ये एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है रादर देन द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो मैंने लिखवाया था अभी, ठीक। तो ये चीज कैसे एक्सप्लेन हो रही है, ये चीज एक्सप्लेन हो रही है कार्बोकेटाइन बनने की वजह से, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, वो रीअरेंज हो रहा है, उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये तो हो गया पहला एविडेंस, ये बताने के लिए कि SN1 मैकेनिज्म जो होती है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म है और उसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, ठीक, इतना समझ में आ गया। अच्छा, तो सबसे पहला एविडेंस क्या हो गया, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, दूसरे में बेसिकली क्या करा गया, दूसरे में आपका ले लिया गया बेंजीहाइड्रिल क्लोराइड, ठीक है। बेंजीहाइड्रिल क्लोराइड क्या होता है,
बेंजीहाइड्रिल क्लोराइड होता है आपका, उनको ब्लैक से लिखता हूं, आपका पीएच, ठीक, CH, पीएच, Cl, ठीक है, ये आपका हो गया बेंजीहाइड्रिल क्लोराइड, ठीक, कार्बन का 1 2 3 4, ठीक। ये क्या है आपके फिनाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये इसका क्या नाम है, बेंजी हाइड्रिल क्लोराइड, बेंजीहाइड्रिल क्लोराइड, ठीक है। इससे हम लोग ने दूसरा एविडेंस निकाला, क्या निकाला कि देखो सबसे पहले क्या किया, इसको हम लोग ने रिएक्शन कराई, ठीक, हम लोग इसकी रिएक्शन करा रहे हैं F- के साथ, तो हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, हम लोग को सीधा सीधा ये मिलना चाहिए, क्या, CHF पीएच, बेंजीहाइड्रिल फ्लोराइड, ये मिलना चाहिए, ये मिलता भी है। बट हम लोग ने मालूम है क्या किया इसमें, हम लोग ने क्या किया कि F- तो डाला हुआ है इसमें, तो हम लोग को ये प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ ही साथ हम लोग ने रिएक्शन जो हो रही है उसमें बाहर से हम लोग ने Cl- प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, बाहर से हम लोग ने Cl- आपका जो रिएक्शन हो रही थी, आपका जो रिएक्शन मिक्सचर था बीकर में या जिस चीज में भी कर रहे थे, उसमें हम लोग ने बाहर से Cl- ऐड कर दिया। इससे क्या पाया गया, इससे यह पाया गया कि जो रिएक्शन की जो रेट थी वो कम हो गई, ठीक है, इससे यह पाया गया कि रिएक्शन की रेट कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग को यह मिला कि हम लोग का जो ये है आपका पीएच, CH Cl pH, ये वापस बनने लगा, ठीक है, ये वापस बनने लगा, समझ रहे हो। अगर इसका आप इसकी जगह Cl- की जगह क्लोरीन का आइसोटोप भी ले सकते हो, ठीक है, 37 वाला, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37, राइट, तो वो जो होता है आपका उससे भी आप डिटरमाइन कर सकते हो कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर क्लोरीन का आइसोटोप लिया होता, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो रिएक्शन मिक्सचर में जो हम लोग के रिएक्टेंट बन रहे होते या फिर जो प्रोडक्ट बन रहे होते उसमें हम लोग को ये मिल रहा होता, राइट। और दूसरी चीज, अगर ये ना भी डालें, जैसे बुक वाला जो अगर मैं बताऊं, ये तो आपका आइसोटोप इफेक्ट हो गया, आप इससे भी पता कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये नहीं डाला, ठीक है, ये नहीं डाला, ठीक, खाली क्लोराइड आयन नहीं डाला, ठीक है, जैसा जो बुक में लिखा है मैं वो आप लोगों को बताता, ठीक। तो आपका बेंजीहाइड्रिल क्लोराइड था, F- से रिएक्शन कराई, हम लोग को ये मिल रहा था, हम लोग ने बाहर से Cl- इसमें ऐड कर दिया, तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग की रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों स्लो हो गई, क्योंकि ये वापस से बनने लगा, ये वापस से बनने लगा। अब ये चीज कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये चीज वापस से कैसे बनने लगी, ये चीज तभी एक्सप्लेन कर सकते हो ना कि जब तुम्हारा इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ हो, CH PH प्लस ये बन रहा हो, तभी तो ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर ये ना बन रहा होता, ठीक, तो ये चीज तुम ना एक्सप्लेन कर पाते कि अच्छी खासी ऐसी रिएक्शन चल रही थी, Cl- से आपका रेट कम क्यों होने लगा। रेट इसलिए कम होने लगा क्योंकि जो आपका कार्बोकेटाइन बन रहा था इसकी वजह से जो कार्बोकेटाइन बन रहा था, अब उसमें Cl- जो हमने बाहर से डाला है वो फिर से ऐड होके ये बनने लग गया वापस, ठीक, समझे। तो बेसिकली क्या देखा गया, जब Cl- डालने पे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही है, ये चीज तभी एक्सप्लेन हो सकती है जब आप ये बताओ कि आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा होगा तभी ये Cl- इस पे जोड़ के आपको ये वापस देने लगेगा। तो क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट वापस बनने लग गए, आपके रिएक्टेंट वापस बनने लग गए, बेसिकली क्या, रिएक्शन पे ब्रेक लगने लगा है। आप ऐसे समझो जैसे गाड़ी चल रही है, पहिए हैं, आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक क्या काम करता है, ब्रेक क्या करता है, पहिए को आगे बढ़ने से, आगे घूमने से रोकता है। सेम चीज करी, क्या आपका ये रिएक्शन चल रही थी, हमने Cl- एज अ ब्रेक इसमें डाल दिया, तो ये क्या करने लगा, ये वापस से जो आपके कार्बोकेटाइन थे उनको कंज्यूम करके वापस से रिएक्टेंट बनाने लग गया। रादर देन कार्बोकेटाइन F- से रिएक्ट करके प्रोडक्ट देता, उसकी जगह कार्बोकेटाइन Cl- से रिएक्ट करके वापस से रिएक्टेंट देने लगा। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन थी उस पर हम लोग ब्रेक लगाने लगे, राइट, फॉरवर्ड रिएक्शन पे हम लोग ने ब्रेक लगाने लगे Cl- की वजह से, ठीक।
तो क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गई। ये चीज कब एक्सप्लेन हो पाई कि रेट ऑफ रिएक्शन कम क्यों हो रही है? ये चीज तभी एक्सप्लेन हो सकती है कि अगर हम लोग का इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा होता है, क्योंकि हम लोग का इंटरमीडिएट अगर कार्बोकेटायन बन रहा है उसके बाद ही Cl माइनस उस पर ऐड होके ये बना सकता, राइट। और दूसरी चीज, क्योंकि आपका क्या है, स्लो स्टेप है, कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक। अब कार्बोकेटायन क्योंकि कंज्यूम होते जा रहे हैं, कार्बोकेटायन क्लोराइड माइनस कार्बोकेटायन को कंज्यूम कर ले रहा है, इसलिए F माइनस के पास कम कार्बोकेटायन बच रहे हैं ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। बात समझे? Cl माइनस जब मैंने ऐड किया, ठीक है, तो Cl माइनस ऐड किया तो क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन कम हुई। क्यों? क्योंकि जो कार्बोकेटायन है वो Cl माइनस के साथ ऐड होके आपको वापस से रिएक्टेंट देने लग गए। तो जो F माइनस है, F माइनस के पास कार्बोकेटायन कम बच रहे हैं आपको प्रोडक्ट देने के लिए। तो जब प्रोडक्ट कम हो गया तो क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गई। तो अल्टीमेटली बात कहां पे आई, बात आई कार्बोकेटायन पे। कार्बोकेटायन ना बन रहा होता ये चीज एक्सप्लेन ना होती, ठीक। तो ये दो एविडेंसेस हो गए। कौन सा? सबसे पहला रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, दूसरा आपका आपने एक एक्स्ट्रा अलग से एनायन डाला या फिर न्यूक्लियोफाइल डाला, उसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन कम हुई। वो क्यों कम हुई? क्योंकि कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट था जो कि कंज्यूम हुआ जा रहा था, F माइनस के पास ज्यादा नहीं बच रहा था प्रोडक्ट देने के लिए। तो फॉरवर्ड रिएक्शन पे क्या हुआ, ब्रेक लगने लगा। फॉरवर्ड रिएक्शन पे ब्रेक लगने लगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गई, ठीक। ये हो गए आपके दोनों एविडेंसेस फॉर SN1 रिएक्शन, कि SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के थ्रू ही क्यों जाती है। तो ये दोनों उसके एविडेंसेस हो गए, ठीक है। चलो इतना हो गया, अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। आपके एविडेंसेस हो गए, रीअरेंजमेंट हो गया। अब बात आती है, ठीक है, अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग पे, जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। फैक्टर्स डाल दो हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। नेचर ऑफ रिएक्टेंट से मतलब कि जो आपका RX है ये कैसा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको पता करने के लिए क्या करोगे कि RX कैसा है का क्या मतलब हुआ, कि जैसे आपका दो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक लेते हैं CHCl, ठीक है, CH3 और CH3, ठीक है। एक ये ले लेते हैं, एक ले लेते हैं सिंपली CH3Cl, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। अच्छा, दोनों मान लो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं SN1 मैकेनिज्म के थ्रू, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोनों में क्या बनेगा, दोनों में बनेगा कार्बोकेटायन, ठीक। तो कार्बोकेटायन इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा CH3 CH3 और ये प्लस चार्ज, राइट। इसका कार्बोकेटायन क्या बनेगा, ये ना करके रुको, एक काम करो, यहाँ कर लो CH2 और CH3, ये कर लो, ठीक है। CH3 CH2 प्लस, ठीक है, ये बना। अच्छा, अब एक चीज देखो, इससे क्या कार्बोकेटायन बना, ये बना। इससे क्या कार्बोकेटायन बना, ये बना, ठीक। ये कैसा है, ये सेकेंडरी है। ये कैसा है, ये प्राइमरी है। कौन ज्यादा स्टेबल, ये वाला। तो कौन ज्यादा SN1 को फेवर करेगा, ये वाला, राइट। तो बेसिकली वो एल्किल हैलाइड्स जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन दे सकते हैं वो ज्यादा फेवर करते हैं SN1 रिएक्शन को, ठीक है। तो इसको अगर इसका ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे SN1 डिपेंड करती है, कि जो एल्किल हैलाइड या फिर कोई भी, जरूरी नहीं मैं एग्जाम्पल में एल्किल हैलाइड ले रहा हूं, एल्किल हैलाइड की जगह दूसरे भी हो सकते हैं, ये कोई कंपल्सन नहीं है कि सिर्फ एल्किल हैलाइड ही SN1 देते हैं, ठीक है। ये चीज मत सोचिएगा, यहां पढ़ाया जाता है एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड के चैप्टर में, क्योंकि जो आपका क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ये सब अच्छे लीविंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसलिए। चलो, तो जो बात मैं कह रहा था कि वो एल्किल हैलाइड्स जो या फिर वो कंपाउंड जो ज्यादा अच्छा कार्बोकेटायन
प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोवाइड करेंगे, वो ज़्यादा फेवर करेंगे SN1 रिएक्शन, वो ज़्यादा अच्छे से देंगे, ज़्यादा रेट के साथ SN1 रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो इसका एक जो जनरल ट्रेंड आता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, जनरल ट्रेंड जो होता है एल्किल हैलाइड्स का SN1 रिएक्शन देने के लिए वो होता है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, फिर आपका आता है टर्शरी एल्किल हैलाइड, फिर आता है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, फिर आता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ठीक, फिर आता है आपका CH3X। ठीक है, रुको यार इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा वो हो गया। सबसे पहला आपका आता है बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक, फिर आता है टर्शरी एल्किल हैलाइड्स, ठीक, फिर आता है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स, फिर आता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, फिर आते हैं आपके CH3X। ठीक है, ये ऑर्डर होगा SN1 देने का। ठीक है, एल्किल हैलाइड्स का। ठीक, बेंजाइलिक हैलाइड समझ में आता है ना क्या होता है? बेंजाइलिक हैलाइड ये होता है, ये आपका बेंजीन हो गया, ठीक, CH2 और यहाँ पे X, ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड होता है। तो जब ये टूटेगा तो आपका क्या मिलेगा? ये आपका बेंजीन और CH2 प्लस। तो आप देख रहे हो ये कितना ज़्यादा रेजोनेंस कर लेगा, तो जिसकी वजह से ये क्या आपको बहुत अच्छे से SN1 देगा। हाँ, बेंजाइलिक के साथ एक और होता है जो इसी के बराबर होता है, बेंजाइलिक के साथ एक और होता है जो इसी के बराबर होता है, उसको कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसी के सिमिलर होता है, क्या होता है? एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? ये आपका एलाइलिक ग्रुप होता है। ठीक, ये आपका एलाइलिक ग्रुप होता है, इसमें हैलाइड जोड़ दो। ठीक है, ये आपका एलाइलिक हैलाइड, ये बराबर रिएक्टिविटी शो करता है टुवर्ड्स SN1 अगर बेंजाइलिक हैलाइड से कंपेयर करें। बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड की रिएक्टिविटी सेम होती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी जब तुम इसको SN1 में परफॉर्म करवाओगे, ये X हट जाएगा पहले स्टेप में और यहाँ पे तुम्हारा प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब क्या करें? ये बॉन्ड अगर मैं ऐसे तोड़ दूं, ठीक, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ दूं तो इधर बॉन्ड आ जाएगा, राइट, इधर बॉन्ड आ जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बेसिकली रेजोनेंस होता है इसमें भी। ठीक, ऊपर से यहाँ पे तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो होता है, इसलिए ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली ऑर्डर होता है आपका रिएक्शन देने का एल्किल हैलाइड्स में। तो सबसे पहली चीज जो SN1 को फेवर करती है वो होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि अगर बेंजाइलिक हैलाइड हुआ, टर्शरी एल्किल हैलाइड हुआ, तो आंख बंद करके आपको पता है अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है तो वो क्या कहते हैं? SN1 मैकेनिज्म के थ्रू ही देगा। जो सेकेंडरी वाला होता है वो दोनों मैकेनिज्म से देता है। प्राइमरी और मिथाइल वाले जो होते हैं वो आपका SN2 ही देते हैं, SN1 नहीं देते हैं, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन और यहाँ पे मिथाइल खाली बनेगा, यानी कि मिथाइल कैटायन बनेगा खाली, तो ये तो बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, इसीलिए ये SN1 मैकेनिज्म नहीं देते, ये SN2 के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली चीज क्या? नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का क्या फेवर करेगा? कि जो आपका एल्किल हैलाइड ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन दे वो आपका SN1 फेवर करेगा। ये उसका ऑर्डर हो गया। ठीक, चलो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आती है आपका लीविंग ग्रुप। ठीक, दूसरी चीज आती है आपकी लीविंग ग्रुप की। दूसरा डालो लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप में क्या है कि देखो आपको मैंने बताया कि R है, X है, राइट, और SN1 में क्या होता है? R प्लस प्लस X माइनस। तो लीविंग ग्रुप क्या है? लीविंग ग्रुप मतलब जो निकल रहा है। यहां पर लीविंग ग्रुप क्या है? X, वो निकल रहा है। ठीक,
तो ये जितना आसानी से निकल जाएगा, समझ लो, ये जितना आसानी से निकल जाएगा उतनी आसानी से ये बन जाएगा। बात सही है? ठीक, जो आपको मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताया था उसमें ये क्या था, पहला स्टेप वाला, ठीक है, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी, राइट, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी। अगर ये अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, ठीक, कार्बोकैटायन पर तो डिपेंड करेगा ही, कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो गैप है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, वो तो है ही है। एक्स पे भी तो डिपेंड करेगा। अगर ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, ठीक, अच्छा लीविंग ग्रुप है मतलब आसानी से निकल जाता है, यानी कि हम लोग को इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए, तो भी तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी का क्या मतलब हुआ, रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, ठीक है, SN1 को फेवर कर देगा। लीविंग ग्रुप अच्छा है, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, कार्बोकैटायन आसानी से बन सकता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, इसका मतलब SN1 रिएक्शन हो गई, राइट। तो लीविंग ग्रुप पे भी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। जैसे कि आपके जो हैलाइड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। हैलाइड में भी अगर आप देखो तो आपका आई जो है वो सबसे अच्छा हैलाइड है रिमूवल के लिए, फिर ब्रोमाइड है, फिर आपका क्लोरीन है, फिर आपका फ्लोराइड है, ठीक है। ये आपका ऑर्डर हो जाता है। अगर हैलाइड्स में देखो तो आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड, ठीक है। अगर ऐसे देखना है तो देखो आपका एक्स अच्छा होता है, ठीक है, एक्स काफ़ी अच्छा आपका लीविंग ग्रुप होता है, ठीक। OH अगर देखो, ठीक है, OH आपका अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है। तो हाँ चलो ये भी चीज़ बता ही देता हूँ आप लोग को कि अगर जैसे मैंने आप लोग क्या कहा कि एल्किल हैलाइड सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, ठीक है, ये भी देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं ये कराऊँ ये भी देगा, ठीक, एल्कोहल है, ये भी देगा आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट ऐसे नहीं देगा। जैसे आपको मैं एल्किल हैलाइड में क्या किया था, एल्किल हैलाइड में तो सीधा सीधा क्या न्यूक्लियोफाइल आया था, एक्स निकल गया, कार्बोकैटायन बना, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, आपको फाइनली ये मिल गया, राइट। यहां पे ये सिस्टम नहीं रहता। ये सिस्टम क्यों नहीं रहता, क्योंकि जो OH है वो पुअर लीविंग ग्रुप है। OH क्या है, वो पुअर लीविंग ग्रुप है, ठीक है। तो OH पुअर लीविंग ग्रुप की वजह से क्या होगा, ये आसानी से निकलेगा नहीं, आसानी से निकलेगा नहीं तो SN1 देगा नहीं। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए इसमें थोड़ा सा एसिड डाला जाता है, मिनरल एसिड, ठीक है, थोड़ा सा मिनरल एसिड डाला जाता है। मिनरल एसिड कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड, ठीक है, थोड़ा सा डाला जाता है। वो क्या करता है, देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये एक लोन पेयर इसको दे देगा, ठीक। तो क्या बनेगा तुम्हारा ROH2 प्लस, ये बनता है, ठीक है। इसको अगर और इलेबोरेट करना है तो ऐसे लिख लो, RO, एक H तो जुड़ा ही हुआ था, एक इसने लोन पेयर दे दिया H को, तो इसलिए ये जुड़ गया, और ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, तो ये बनेगा। अब जो ये बना OH2 प्लस, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेसिकली आप अगर ऐसे देखो तो पूरी पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। पहले नंबर पे फ्लोरीन होता है, ठीक। तो ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर प्लस चार्ज, वो बहुत ही अनस्टेबल, ये क्या करेगा, झट से बॉन्ड ऐसे तोड़ लेगा, ठीक है, झट से बॉन्ड तोड़ेगा इधर से ऐसे करके, ठीक, आपका R+ बन गया, वाटर अलग हो गया। तो बेसिकली एल्कोहल ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा, लेकिन अगर एसिड प्रेजेंट कर दें, एसिड कैटेलाइज कर दें, बेसिकली अगर ऐसे कहो तो, ठीक, तो आपका दे देगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट होगा, आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। ये जो OH2 प्लस ग्रुप है, ठीक है, ये आपका गुड लिविंग ग्रुप हो गया, राइट। तो गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से क्या हुआ, अब ये निकल गया, अब SN1 रिएक्शन दे देगा। तो समझ में आया कि SN1 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप का महत्व क्या होता है। ये ऐसे नहीं दे रहा था रिएक्शन, अगर ये ना होता, ये रिएक्शन ना होती, ठीक, और अगर होती तो बहुत कम क्वांटिटी में होती, ठीक, ये रिएक्शन बहुत ही कम होती, ना के बराबर होती, लेकिन हमने H+ डाल के इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब ये लिविंग ग्रुप क्योंकि गुड हो गया, अच्छा हो गया, अब ये SN1 रिएक्शन तुम्हारी दे देगा। तो लिविंग ग्रुप से SN1 रिएक्शन पे काफी इफेक्ट आता है, ठीक, ये चीज हो गई। तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट ये है कि आपका जो सॉल्वेंट होते हैं वो भी इफेक्ट डालते हैं SN1 रिएक्शन पे। बेसिकली जो SN1 रिएक्शन होती हैं उनके लिए हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो सॉल्वेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग में सॉल्वेंट। तो बेसिकली जो SN1 रिएक्शन होती है उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी जिनमें H प्लस देने की वो क्षमता रखते हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो जिनके पास। डायरेक्ट आप एसिड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। HCl ले लो, वाटर ले लो, एल्कोहल ले लो, एसेट्रा, ठीक है। जो ये होते हैं आपके सॉल्वेंट्स, ठीक है, इनमें SN1 रिएक्शन ज्यादा अच्छी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, उसमें क्या बना, R प्लस X माइनस, ठीक। ये बने, ये स्टेबल रहे, इसके लिए ये तो जरूरी है ही है कि आपका कार्बोकेटायन स्टेबल हो। उसके लिए ये जरूरी है ही कि टर्शरी हो तो ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी हो तो कम, उससे कम, प्राइमरी सबसे कम, ठीक, वो चीज जरूरी है। लेकिन कर तो एक मीडियम में रहे हो। आपने एल्किल हैलाइड डाला, उस ऊपर से उसमें NaOH डाला, जो भी डाला वो लिक्विड फॉर्म में ही तो है ना। एक मीडियम तो देना पड़ेगा उस पूरी रिएक्शन को करने के लिए। वो मीडियम हम प्रोवाइड कर रहे हैं या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, या तो वाटर से, या तो एल्कोहल से, ठीक। तो इनका काम सिर्फ मीडियम प्रोवाइड करना नहीं है। अब ये क्या करेंगे, एक तो एक मीडियम में आ गए सब, ये बात तो तय है। एक मीडियम में नहीं होंगे तो आपस में रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे। एक तेल में है, एक पानी में है, रिएक्शन ही नहीं करा, वो अलग पड़ा है, ये अलग पड़ा है। एक मीडियम देने के लिए तो यूज करते ही है सॉल्वेंट। तो उसकी जगह और चीजें क्या करेगा, जो ये R प्लस है और जो ये X माइनस है, इसको ये स्टेबलाइज करेगा। जो आपका सॉल्वेंट है, जब आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये दोनों आयंस को स्टेबलाइज करेगा। तो दोनों आयंस को स्टेबलाइज करने से क्या होगा, ये आसानी से बनेगा, ठीक। अगर RX देख रहा होगा कि मैं टूट जाऊं उसके बाद भी मैं स्टेबल हूं, तो वो आसानी से टूटना पसंद करेगा, रादर देन कि मैं देखूं कि आगे खाई है, ठीक है। ऐसे समझो ना कि आगे पानी गहरा है, ठीक है, लेकिन मैं जिंदा बच जाऊंगा, क्योंकि ठीक है मैं जिंदा बच जाऊंगा तो मैं कूद जाऊंगा, ठीक। अगर आगे पानी बहुत गहरा है, मुझे पता है मैं कूदा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तो मैं क्यों कूदूंगा, ठीक। वही चीज है। अगर ये देख रहा है आगे जाके भी ये स्टेबल है तो ये टूट जाएगा, देख रहा है आगे जाके स्टेबल नहीं है तो नहीं टूटेगा। स्टेबलाइज कैसे करता है, देखो स्टेबलाइज कैसे करता है। जैसे आपका क्या बना, R प्लस बना, ठीक। आपने मान लो तो हम सॉल्वेंट के तौर पे हमने वाटर लिया है, ठीक है। वाटर के पास क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ठीक। कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक। इस पे होता है 2 डेल्टा नेगेटिव, इस पे होता है डेल्टा पॉजिटिव, इस पे होता है डेल्टा पॉजिटिव। अब देखो ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव के साथ पार्शियल बॉन्डिंग कर रहा होता है, ठीक है। सेकेंडरी बॉन्डिंग कहते हैं इसे, ठीक है। इंटरेक्शन कर रहा है, सेकेंडरी बॉन्डिंग है। ऐसी और घिरे होंगे, इधर भी घिरा होगा, इधर भी घिरा होगा, इधर भी घिरा होगा। हर जगह से R प्लस को कवर कर लेगा पानी के मॉलिक्यूल्स। सबके पास नेगेटिव 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 है ना, सबके पास नेगेटिव। तो इसकी जो प्लस चार्ज की इंटेंसिटी उसको कम करेगा, ठीक, उसको कम करेगा। प्लस चार्ज की इंटेंसिटी कम हो गई तो क्या हुआ, ये R प्लस जो था ये और स्टेबल हो गया, ठीक। तो R प्लस और स्टेबल हो गया, इसीलिए SN1 में R प्लस बनना आसान हो जाएगा, ठीक। RX R प्लस में टूट जाएगा, ये देख रहा है क्योंकि पानी जो है वो R प्लस को स्टेबलाइज कर रहा है, R प्लस को स्टेबलाइज कर रहा है तो उसका फॉर्मेशन आसान हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट X को R प्लस को क्या कर रहा है, सॉल्वेट भी कर रहा है, एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है और स्टेबलाइज भी कर रहा है। सिमिलरली X माइनस को भी स्टेबल करेगा। X माइनस को कौन स्टेबल करेगा, X माइनस को स्टेबल करेगा H जो इनका है, ठीक। ऐसे ही और इधर घिरे होंगे, ठीक। इनमें क्या था, इनमें था डेल्टा पॉजिटिव, राइट, डेल्टा पॉजिटिव था, तो ये इंटरेक्शन करके इसको स्टेबलाइज नहीं करेंगे, ये भी तो करेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो आपके हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके R प्लस और X माइनस को स्टेबलाइज कर रहे हैं। R प्लस और X माइनस को स्टेबलाइज कर रहे हैं तो
आपका जो ये कार्बोकेटाइन है इसके बनने की चांसेस बढ़ जाएंगी, बनना आसान हो जाएगा। बनना आसान हो गया, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन गया तो आपका SN1 रिएक्शन हो गई। समझे? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किस तरह स्टेबलाइज करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किस तरह SN1 पे इफेक्ट डालता है, ये समझ में आया। चलो लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, लास्ट पॉइंट है आपका नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उस पे वो क्या डालेगा इफेक्ट। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक, कि आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या इफेक्ट डालता है SN1 रिएक्शन में। आई होप आप लोग को इसका आंसर अभी तक पता चल गया हो कि न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे SN1 रिएक्शन डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती, अभी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका कि आपका पहला स्टेप होता है कार्बोकेटाइन बनना, जो कि आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आपका कार्बन न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। ठीक, तो क्या हो रहा है, ये स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। पूरा का पूरा जितने भी फैक्टर्स मैंने बताए वो सिर्फ इस पे डिपेंड करते हैं। क्या क्या बताए, नेचर ऑफ द एल्किल हैलाइड पहले स्टेप में ही है। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, अच्छा लीविंग ग्रुप पहले स्टेप में ही है। तीसरा क्या बताया, सॉल्वेंट, ये पहले स्टेप में ही है। इन्हीं को स्टेबलाइज कर दे तुम्हारी SN1 हो जाएगी। तीनों चीजें किस पे डिपेंड करी, सिर्फ पहले स्टेप पे डिपेंड करी। SN1 दूसरे स्टेप पे डिपेंड नहीं करता है। तो और न्यूक्लियोफाइल तो आपका दूसरे स्टेप में अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो, स्ट्रांग हो, वीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका SN1 वो देगा ही देगा। और आप मतलब बेसिकली न्यूक्लियोफाइल आपके SN1 की रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो वो आके झट से, फास्ट स्टेप बताया था ना मैंने ये, वो उसी तेजी से कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो वो कार्बोकेटाइन से अटैच होके आपको फाइनल प्रोडक्ट दे देगा, रिगार्डलेस कि वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है कि वीक है। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग वीक से सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री में फर्क आता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। अगर न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिव ज्यादा है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है, स्लोली अटैक करता है, तो आपका रेसिमाइजेशन ज्यादा होगा। न्यूक्लियोफाइल सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 पे डिपेंड को इफेक्ट डालता है। न्यूक्लियोफाइल SN1 की रेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग वाला जो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं। ऑलराइट, तो ये तो हो गया कि नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे SN1 कैसे डिपेंड करता है। तो ये हो गए सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। इसी के साथ मेरा SN1 वाला टॉपिक हो गया फिनिश। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे SN2 मैकेनिज्म के बारे में। तो आई होप आप लोग को जितना भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आया। फिर भी कोई चीज़, कोई डाउट हो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को हर चीज़ का अच्छे से रिप्लाई समझाते हुए हर चीज़ का रिप्लाई मैं आप लोग को करूँगा। ऑलराइट, तो पूरा देखने के लिए थैंक यू।